दोस्तों नमस्कार। क्या आपको मालूम है कि ज़रा सी सावधानी ज़िंदगी में आने वाली बहुत बड़ी परेशानियों से मुक्ति दिला सकती है? तो आज एक ऐसी ही समस्या की बात करते हैं जो आज दुनिया में बड़ी समस्या है, खासकर इंडिया में बड़ी समस्या है। हम में से किसी एक का भी परिवार शायद ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई 40-50 साल से ऊपर का बुजुर्ग आदमी है, माताएँ हैं, बहनें हैं, पिताजी हैं, चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, उनके जोड़ों में दर्द ना हो। तो आखिर इस जोड़ों के दर्द का कारण क्या है और क्यों ये पूरी दुनिया में इस तरीके से फैलता जा रहा है? क्या इस पे कभी गौर किया? तो फ्रेंड्स, इसका इनिशियल कारण है एसिडिटी। और एसिडिटी को रोकने के लिए बहुत छोटी-छोटी सावधानियाँ हैं। अपने खाने-पीने में थोड़ा-सा परिवर्तन करें, अपने डेली यूजेज़ के कुछ प्रोडक्ट्स में परिवर्तन करें, टूथपेस्ट जैसे एसेंशियल प्रोडक्ट्स को कुछ सोच समझ कर खरीदें और आप ये छोटे-छोटे ध्यान रखेंगे, तो हमारे परिवार की हैबिट्स चेंज होंगी और इन्हीं आदतों के बदलने से हमारे जीवन में बहुत सारा बदलाव आएगा और हमारे घरों से जोड़ों के दर्द की समस्या दूर हो जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ और जानते रहिए स्वास्थ्य के बारे में बेहतरीन बातें। थैंक यू वेरी मच। और इस सिस्टम के मार्केटिंग डायरेक्टर। वेलकम अजीत सर, वेलकम आज के सेशन में सर, आप आए। वेलकम सर। थैंक यू पंकज जी, सारे जन को नमस्कार। और जैसा कि आज सब लोग जानते हैं, एक शॉर्ट वीडियो प्रमोशन था कि फैमिली हेल्थ के बारे में हम लोग शाम के समय पे बातचीत करने वाले हैं। तो मेरा मानना ये है और आप सबका भी मानना ही होगा कि हमारे परिवार का स्वास्थ्य जो है वो आज की तारीख में आदमी की पहली प्रायोरिटी है। और प्राचीन समय से भी पुराने ग्रंथों से लेकर आज तक एक चीज तो रही है कि ऐसा ही कहा गया कि पहला सुख निरोगी का है। तो आज परिवार की हेल्थ पे कुछ बात कर लेते हैं। और परिवार में जैसे आप सब लोग जानते हैं, उसमें बच्चों से बुजुर्गों तक सारे लोग शामिल होते हैं। और जब मैं बहुत सारे दोस्तों से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो कम से कम इंडिया के बारे में, हम अपने हिंदुस्तान के बारे में कहें, तो यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं जो है इससे रिलेटेड पिछले 30 से 40 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ी है, जिनमें एक तथाकथित शब्द जो है वो निर्मित हो गया है और उस शब्द को बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज। आज के इस सेशन में बहुत सारे मेरे मेडिकल लाइन के प्रोफेशनल्स भी होंगे, डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, फार्मासिस्ट, केमिस्ट भी हो सकते हैं। तो इस सेशन में बहुत सारे दोस्त जुड़े होंगे जिनका मेडिकल लाइन से खास वास्ता है, लेना देना है, और वो बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं। तो उनके लिए भी एक आज छोटी सी सूचना मैं देना चाहूँगा कि अभी एक नया रिसर्च जो नवंबर 2023 में हुआ, उसमें एक शब्द को और नकारा गया है, और वो शब्द है हमारे जेनेटिक डिजीज, जिसको हम हेरिडिटी बोल देते हैं। कि ये कुछ रोग ऐसे हैं जो शायद बुजुर्गों से उनकी संतान में, माँ बाप से उनकी संतान में आ जाते हैं। और ऐसे डिजीज में आमतौर पर ऐसे डिजीज हैं जो किसी चिकित्सा पद्धति के शायद कंट्रोल में नहीं आते हैं। उनमें 2-3 चीजें जो हैं वो आप समझ सकते हैं कि डायबिटीज है, और कुछ लोग मानते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिजीज भी जो होते हैं वो जेनेटिक होते हैं। तो उन जेनेटिक डिजीज के बारे में भी एक शोध पत्र आया और उस जर्नल में पब्लिश हुआ कि जेनेटिक डिजीज जैसी चीज का वजूद जो है वो दुनिया में है नहीं। एक्चुअल में वो हमारी हैबिट्स हैं, आदतें हैं हमारी, जिनकी वजह से एक परिवार की आदतें एक जैसी होने की वजह से। अब एक जैसी किस चीज की आदतें हैं कि हमारी बॉडी तो कंप्लीट जो है वो सारा जो बॉडी ऑपरेशंस हैं वो डिपेंड करते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स पे। हम जिस तरीके के पोषक तत्व लेते हैं उन तत्वों पर निर्भर करता है कि हमारी बॉडी का, हमारा स्वास्थ्य, हमारी बॉडी की कार्यप्रणाली कैसी रहने वाली है। तो उस जेनेटिक डिजीज के बारे में भी उस शोध पत्र में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया कि जिस परिवार में फूड हैबिट्स पेरेंट्स की जैसी होती हैं, उनके बच्चों की भी फूड हैबिट्स वैसी होती हैं। जैसे हम सब जानते हैं, अगर हमारे घरों में बाप दादा के जमाने से शाकाहारी खाना खाया जाता है, तो फिर बच्चे भी मोस्ट ऑफ द केसेस में वेजिटेरियन होते हैं। अगर उनकी सोसाइटी, उनकी संगत कहीं चेंज ना हो तो वो परिवार जैसा ही खाना खाते हैं। और जब हम एक परिवार रूपी तंत्र में रहते हैं, खासकर जब हम हिंदुस्तान जैसे कंट्री की बात करते हैं, अपने हिंदुस्तान जैसे देश की बात करते हैं, तो यहाँ पर परिवार का तंत्र बहुत मजबूत है। और जब उस तंत्र में रहते हैं तो हमारे सबका खाना एक जैसा होता है। सुबह शाम जो घर में खाना पकता है वो सारे लोग एक जैसा ही खाना होते हैं। तो एक जैसे न्यूट्रिएंट्स के चलते उनको जो हेल्थ में चैलेंजेस होते हैं वो भी एक जैसे होते हैं। और इसके बहुत सारे उदाहरण जब उन्होंने उस चैनल में लिखा, तो बहुत सारे उदाहरण जो है वो हमने भी अपनी लाइफ, एक जो स्ट्रीम माइंड में चलती है कि ऐसे होता है, उसमें भी आप लोग बहुत सारे देखते होंगे।
कि वो जेनेटिक डिजीज भी बाप से अगर चलते हैं, माँ से अगर चलते हैं, तो अगर उनकी 4 संतान है तो 2 को जेनेटिक डिजीज होते हैं और 2 को नहीं होते। एक और उदाहरण से मैं समझा सकता हूँ। आप में से बहुत सारे दोस्त होंगे जिनके परिवार में से कोई रिमोट सर्विस में हो, आर्मी में, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, या रिमोट सर्विसेज में, कहीं रेलवे में, दूर के स्टेट में कहीं ड्यूटी है जिस आदमी की 10 साल से। उनके स्वास्थ्य का और अपने परिवार के स्वास्थ्य का भी जो है वो आप थोड़ा सा विश्लेषण करके देखना, आपको अलग अलग तरीके की समस्याएं मिलेंगी। इसका सीधा सा मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब, जो इस भूमिका को बांधने का मतलब है, वो सीधा सा मतलब ये है कि आमतौर पर हमारा स्वास्थ्य जो है वो हमारी आदतों पर, हमारी फूड हैबिट्स पर, हमारी क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स और किन न्यूट्रिएंट्स की कमी हम में होती है अपनी फूड हैबिट्स के आधार पे, उन चीजों पे हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। तो जब हम परिवार के स्वास्थ्य की बात करते हैं तो परिवार को हम एज ग्रुप्स में बांट सकते हैं। रिश्ते नाते वो एक ट्रेडिशनल चीज है, लेकिन जब हम स्वास्थ्य की बात करेंगे तो उनको एज ग्रुप में बांट सकते हैं। इसकी समस्याएं कुछ जो हैं वो अलग होती हैं। लेडीज की समस्याएं एज वाइज अलग होती हैं, जेंट्स की समस्याएं एज वाइज अलग होती हैं, बुजुर्गों की समस्याएं अलग होती हैं बॉडी स्ट्रक्चर और उनके न्यूट्रिएंट्स के बेस पे। तो आज जिस विषय पर मैं बातचीत करने वाला हूँ वो मेरे शॉर्ट वीडियो प्रमोशन में डलाई हुई है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपनी बोन हेल्थ और ज्वाइंट हेल्थ, जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। और वो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप सारे लोग जो हैं वो जानते हैं कि इवन मतलब हम लोग माने या ना माने, गाने भी बने हुए हैं कि चलना जीवन का नाम। इसका मतलब चलना, मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है वो एक अहम पार्ट है आदमी के जीवन का। 2 पैरों पर चलने वाला आदमी एक विशेष प्राणी है, तो उसके लिए चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जब चलना ही जीवन का नाम है, वो दिशा और दशा जिस तरीके से भी चला जाए वो एक अलग चीज। लेकिन उस चलने में ही अगर प्रॉब्लम है, और मेरा मानना ये है कि जैसा शॉर्ट वीडियो में बोला गया है कि 40 से 50 की बात के एज के जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं और हम में से भी जो साथी इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, वो भी अगर उनकी एज 50 के ऊपर है, 45 के ऊपर है, तो उनको कहीं ना कहीं कमर में, लोअर बैक में, जिसको आप लोग ज्वाइंट पेन बोलते हैं, घुटनों में, आप काफी दोस्तों को देखा हूँ बिहार से जुड़े हैं, ठिगुना बोलते हैं, तो ठिगुनों में पेन होने लगता है, कंधे फ्रीज हो जाते हैं, ज्वाइंट्स कोहनियों में दिक्कत आती है, इवन यहाँ उंगलियों में, इन चीजों में भी ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो आज बात करते हैं कि ये ज्वाइंट पेन हमारे परिवारों को क्यों जकड़ रहा है और इसके पीछे की विज्ञान, इसके पीछे का साइंस क्या है, क्या कारण है जिनसे ये ज्वाइंट पेन होता है, और क्यों ये ऐसा एक सब्जेक्ट है कि इससे कोई घर, एक सिंगल परिवार भी आज की डेट में इंडिया में अछूता नहीं बचा। तो मेरे 1-2 सवाल हैं। अपने इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप दोस्तों से 1-2 सवाल करूंगा। उन सवालों को मन में सोचना, क्या हम में से अपने आप से पूछना। और अगर किसी न किसी को परिवार में ज्वाइंट पेन है और आपको लगता है कि 45-50 साल की एज पार करने के बाद हमारा पूरा परिवार ही उस एज लिमिट को क्रॉस करने के बाद ज्वाइंट पेन का शिकार होने वाला है, तो फिर अपने आप से एक सवाल पूछना कि आप इस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के लिए, इस ज्वाइंट पेन को दूर करने के लिए, अपने परिवार से इस भूत को, इस दर्द को भगाने के लिए आपने आज तक क्या प्रयास किया? क्या इसके बारे में कभी सोचा कि हमारे परिवार में ज्वाइंट पेन नहीं होना चाहिए, या हमारे को ये शायद एक आदत सी डल गई है कि इस उम्र के बाद तो ये ज्वाइंट पेन हो ही जाना है और शायद उस कष्ट में ही जिंदगी के आखिरी साल कटने हैं? क्या कुछ ऐसा तो हम सोच के नहीं बैठे? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ के लोग जो हैं वो 70 साल, 80 साल, 90 साल तक वो पेन फ्री मूवमेंट करते हैं, उनके ज्वाइंट्स में पेन नहीं होता। आप में से काफी सारे दोस्त डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रिप्स पे गए हैं, तो वो सारे लोग जानते हैं कि बहुत सारे सैलानी दुनिया में होते हैं जिनकी उम्र 60 साल, 70 साल, 80 साल होती है और वो हर तरीके से भागदौड़ में, हर तरीके की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। उनके ज्वाइंट्स पे पेन नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो हमारे साथ इंडिया में ऐसी विडंबना क्या है, ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से ज्वाइंट्स पेन? तो शुरू करते हैं। एक्चुअल में हमारी बॉडी में हजारों तरीके की बीमारी मेडिकल साइंस में बताई है और उनमें से मैक्सिमम 90% डिजीज जो होते हैं वो हमारे खाने पीने से रिलेटेड होते हैं, जिसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं पेट का सवाल। तो हमारे पेट से रिलेटेड चीज होती है। अब वो क्यों होती हैं? अब ज्वाइंट पेन की अगर बात करें तो ज्वाइंट पेन क्यों होगा, अगर उस क्यों पे हम जाएं, उसके कारण पे जाएं, तो ज्वाइंट्स के बीच में एक सॉफ्ट जो होती है वो
जिसको बोल सकते हैं आप, जिनको आप लोग वैसे तो कार्टिलेज बोलते हैं उसको, लेकिन वो कार्टिलेज की बजाय अगर हम लोग बोलें कि ज्वाइंट के बीच में एक खास मुलायम ज्वाइंट्स होते हैं, मुलायम हड्डियां होती हैं जो मुड़ तुड़ सकती हैं। तो हर एक जो ज्वाइंट के बीच में हमारे में, अगर ये ज्वाइंट है ये ऐसे मुड़ तुड़ रहा है, ये ज्वाइंट है ये ऐसे मुड़ रहा है, तो अगर मैं घुटने की बात करूं तो घुटना मुड़ता है तो सीधा होता है, तो वो मूवमेंट करने के लिए जो है वो ज्वाइंट्स में कार्टिलेज होते हैं। और वो कार्टिलेज जो बने होते हैं उसमें मिनरल डेंसिटी ज्यादा होती है, यानी कि एल्कलीज मेटल जिसको हम बोल सकते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फॉस्फोरस, जिंक, ये चीजें जो एल्कलीज होती हैं, जो हार्ड चीजें होती हैं बॉडी के में बोन्स बनाने के लिए, उनसे ये कार्टिलेज बने होते हैं। तो ये कार्टिलेज इस टाइम पे मूवमेंट करते करते जब हमारे को वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते जिनसे ये कार्टिलेज बनते हैं, वैसे भी एक पर्टिकुलर उम्र तक ये कार्टिलेज बनते हैं। तो ये कार्टिलेज बनने के बाद कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से ये कार्टिलेज टूटने लगते हैं, ब्रेक होने लगते हैं। इनकी जो मोटाई होती है ये वो घिसने लगती है और हमारे ज्वाइंट्स और कार्टिलेज के बीच में जो है वो गैप बन जाता है, जिसको आमतौर पर मेडिकल लाइन में हम लोग ऑर्थोआर्थराइटिस बोलते हैं। तो ये ऑर्थोआर्थराइटिस का रीजन हुआ कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं जो है वो एल्कलीज की कमी आई, जिसकी वजह से ये कार्टिलेज ब्रेक होता है। तो अब ये कमी क्यों आती है उसका एक विशेष कारण है, और वो विशेष कारण हिंदुस्तान में ज्यादा है। और वो ज्यादा ये है कि हम लोग कुछ ऐसा खाना खाते हैं, या हमारी नॉर्मल हैबिट्स, नॉर्मल आदतें हमारी कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से हम अपने ब्लड का पीएच जिसको बोलते हैं, आप में से जो विज्ञान के स्टूडेंट होंगे वो समझ पाएंगे, बाकी दोस्तों की आसानी के लिए मैं बता देता हूँ कि पदार्थ जो दुनिया में होते हैं उनको दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक को हम एल्कलीन बोलते हैं, एक को एसिडिक बोलते हैं। एक क्षारकीय होता है और एक अम्लीय होता है। एसिड को आप समझते हैं, जिन चीजों से आप कई बार एसिड का प्रयोग करते हैं, घर में कई तरीके के एसिड घर में भी प्रयोग किया जाते हैं, जो टॉयलेट क्लीनर वगैरह होते हैं उनमें एसिड होते हैं। आजकल तो बहुत सारे पर्सनल केयर के भी प्रोडक्ट्स में एसिड आने लगे। तो आप लोग जो कार्बोनेटेड वाटर से रिलेटेड जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आप लोग कोक, पेप्सी, ये जो पीते हैं वो सारा एसिडिक होता है। और बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जिनको एसिडिक बना दिया जाता है। वो इस तरीके से एसिडिक बना दिया जाता है कि जब हम किसी भी चीज में तड़का लगाते हैं तो उसकी नेचर एसिडिक हो जाती है। हरी सब्जी में अगर हमने तड़का लगा दिया, वो सब्जी क्षारकीय थी, लेकिन तड़का लगने के बाद वो ओलिक एसिड उसमें आ जाता है, तो वो एसिडिक हो जाती है। और आमतौर पर एसिडिक चीजें वो ज्यादा होती हैं जिनमें तेल का बार बार प्रयोग किया जाता है। फ्राई करने के बाद चीजें ज्यादा एसिडिक हो जाती है। और हम लोग तेल को भी देखकर प्रयोग नहीं करते खाने पीने की चीजों में। अगर हम बात करें खाने पीने की हैबिट्स की, तो हम लोग अपने खाने पीने में एसिडिक चीजों का प्रयोग ज्यादा करते हैं। और जब एसिडिक चीजों का ज्यादा प्रयोग करेंगे तो खाना पीना पचने के बाद जो होता है वो एक्चुअल में पार्ट ऑफ ब्लड हो जाता है हमारी बॉडी में। वो ऑक्सीडेट टू ऑक्सीडेशन होता है जिससे वो खाना पचता है। और खाना पचाने के पश्चात अगर हमने हार्ड चीज खाई जिसका पाचन मुश्किल है, जिसको पचाना मुश्किल है, तो इनफैक्ट हमारे पेट में, आमाशय में, वो एक पाचन तंत्र का भी पार्ट है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो रिलीज करता है। हमारा पेट का पीएच जो होता है वो बहुत कम होता है। उस कम पीएच में, नियर अबाउट 2.53 पीएच में जो है वो खाना हमारा अम्ल जो होता है, एसिड जो होता है, वो खाने को पूरा गलाता है। तो अब दो तरीके से आदमी जो है वो एसिड को ज्यादा बनाता है। पहला तरीका, अगर बॉडी खाना पचाने के लिए ज्यादा एसिड बनाती है तो हमारा ब्लड एसिडिक हो सकता है। और अगर हम खाने में एसिडिक चीजें ज्यादा खाते हैं तो हमारा ब्लड एसिडिक हो सकता है। अब ये तो हुई टेक्निकल बात। अब इस टेक्निकल बात में उसके पीछे कारण क्या है? जैसे एक बताया कि तेल अगर हम प्रॉपर नहीं खा रहे, रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं, तो एसिडिटी के चांसेस ज्यादा बनते हैं। खाने में अगर व्हाइट, सफेद रंग की चीजें अगर हम ज्यादा खा रहे हैं, जैसे मैदा, चीनी, चावल, ये चीजें अगर हम ज्यादा खा रहे हैं, तो हमारे आमाशय में, पेट में, बॉडी को उनको पचाने के लिए एसिड ज्यादा बनाना पड़ता है। तो इसलिए भी ब्लड एसिडिक हो सकता है। और कई कारण बहुत छोटे छोटे हैं, जैसा वीडियो में भी बताया कि इवन टूथपेस्ट का भी प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। इवन अगर हमने सही टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं किया तो उस गलत टूथपेस्ट के इस्तेमाल से भी एसिडिटी हो सकती है। अब आप में से कुछ दोस्तों को क्यूरियोसिटी आएगी कि कैसे। तो वो इस तरीके से हो जाता है कि आमतौर पर आज की डेट में हमारे हिंदुस्तान की मार्केट में जितने भी टूथपेस्ट बिकते हैं, आप लोग किसी मल्टी स्टोर में जाइए, सारे टूथपेस्ट बारी बारी उठाइए, उनमें से मैक्सिमम टूथपेस्ट में आपको फ्लोराइड मिलेगा।
और जब आप फ्लोराइड को विकिपीडिया या गूगल पे डालेंगे तो वो एक तरीके का पॉइजन है जिसको बैक्टीरिया को मारने के लिए टूथपेस्ट में डाला जाता है, ताकि सांस में बदबू ना आए, आदमी के मुंह से बदबू ना आए, इसलिए उसमें डाला जाता है। अब वो बैक्टीरिया किल करने के लिए अगर वो फ्लोराइड एक एजेंट है जो सस्ता है, काफी आराम से डाला जा सकता है, और WHO जैसी संस्थाएं उनको बोलती हैं कि 1000 ppm से पार्टिकल पर मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल में, एक अणु में 1000 पार्टिकल से ज्यादा फ्लोराइड किसी टूथपेस्ट में दुनिया में अलाउड नहीं किया कि वो डाला जाए, तो कंपनीज उसको 1000 से घटा के 995, 990 या 900 कर देती हैं। तो एक पर्टिकुलर मात्रा में वो फ्लोराइड डाला जाता है कि नुकसान तो करे लेकिन कम नुकसान करे, किसी की जान से ना ले फ्लोराइड। इतना ज्यादा फ्लोराइड ना डाला जाए कि वो पता लगे जीवाणु की बजाय जीव कोई खा गया, इतना फ्लोराइड नहीं डाला चाहिए। तो फ्लोराइड डाला जाता है जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए। और हम सबको पता है कि हमारे मुंह में जब हम खाना खाते हैं तो लार उस खाने में मिलती है जो उस खाने को स्मूथली हमारे फूड पाइप से हमारे आमाशय तक लेके जाती है, और उस लार में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो गुड बैक्टीरियाज हमारे खाने को डिकम्पोज करने में जो अम्ल बनता है पेट में, वो अम्ल कम बने, सीमित मात्रा में बने, इसलिए वो बैक्टीरिया भी उस खाने को पचाने का काम करते हैं, वो बैक्टीरिया भी उस खाने को डिकम्पोज करते हैं। तो अगर हमने फ्लोराइड से युक्त टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया तो मुंह का बैक्टीरिया खत्म हो गया। और आमतौर पर हम हिंदुस्तानियों की आदत है कि हम सुबह खाने से पहले ब्रश करते हैं। जब आप किसी यूरोपियन या रशियन फेडरेशन के किसी कंट्री में, अमेरिकन कंट्री में होंगे तो वहाँ पे लोग खाने के बाद ब्रश करते हैं। हमारे इंडिया में ये आदत है कि हम पहले ब्रश करते हैं, बाद में खाना खाते हैं। तो अगर हमने पहले ब्रश किया किसी फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट से और उसके बाद खाना खाया तो हमारे मुंह में बैक्टीरिया नहीं थे, तो हमारे पेट में जो खाना गया उसको डिकम्पोज करने के लिए लेस डेंसिटी में बैक्टीरियाज हैं, तो ज्यादा अम्ल हमारे शरीर को बना के आमाशय में देना पड़ेगा उस खाने को पचाने के लिए। अब खाने को पचाने के लिए जो अम्ल बना, उसने खाना तो डिकम्पोज कर दिया, लेकिन उस अम्ल को फ्लश आउट करने के लिए हमारा जो पाचन तंत्र है उसको मूत्राशय में लेके जाएगा, और वो पेशाब के थ्रू या मल के थ्रू वो अम्ल बाहर निकलना चाहिए। यूरिक एसिड बन जाता है उसका, फिल्टर कर देती है उसको किडनी और उसको बॉडी से बाहर निकाल देती है। लेकिन जब वो ज्यादा मात्रा में बनेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी किडनी पे जो है वो वजन ज्यादा रहेगा काम। ठीक वैसे ही अगर किसी आदमी को बोला जाए कि 10 किलो की बाल्टी उठाइए, वो एक बार ही उठा लेगा। अब उसको बोलो अब इस 10 किलो की बाल्टी को 2 घंटे उठाए रखो, हो सकता है उसका मसल्स पावर अच्छा है तो वो 2 घंटे उठा ले, लेकिन उसको बोलो इस 10 किलो की बाल्टी को 10 घंटे उठाए रखो, तो कोई एक टाइम इंस्टेंस ऐसा होगा कि 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में उसकी कैपेसिटी जवाब दे जाएगी। तो अल्टीमेटली किडनी पे ज्यादा प्रेशर होने की वजह से वो किडनी का फिल्टर जो है उसमें प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो जवाब दे जाएगा, वो पूरे यूरिक एसिड को फिल्टर करके और पेशाब से, मूत्र से बाहर नहीं निकालेगा, और वो ये एसिड कहीं ना कहीं हमारे ब्लड में जो है वो मिक्स हो जाएगा, तो ब्लड कंटेमिनेटेड हो गया, वो यूरिक एसिड ब्लड में चला गया, तो बहुत सारे लोगों का यूरिक एसिड बढ़ता है, तब ये ऑर्थोआर्थराइटिस शुरू होता है। अब ऐसा नहीं है कि इसका एकमात्र कारण टूथपेस्ट है, वो एक कारण आपको बताया कि अगर आप फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं तब भी एसिडिटी हो सकती है। आपका खाना चाहे सही भी है, लेकिन अगर खाना भी गलत है, उसमें तेल भी रिफाइंड यूज करते हैं ऐसे, और फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट भी इस्तेमाल करते हैं, और उसके ऊपर भारी भी खाते हैं, और उस खाने को पचाने का भी पूरा श्रम हम नहीं करते हैं, परिश्रम से हम डरते हैं, दिन में एक बारी पसीना निकालने से हमारे को डर लगता है, तो फिर निश्चित तौर पर हमारा ब्लड जो है वो एसिडिक होगा, उसमें एसिडिटी जाएगी। और जब ब्लड में एसिडिटी जाएगी तो हम सब जानते हैं कि क्षार है या अम्ल है, वो बॉडी का जो पीएच है, ब्लड का जो पीएच है नेचुरली वो 7.4 है, और हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी एक ऑटोमेटेड मशीन है, वो अपने तरीके से ऑटोमेटिक रूप से काम करती है अपने आप को मेंटेन करने के लिए। तो जब हमारे ब्लड का अगर पीएच 7.4 के नीचे आएगा तो वो ब्लड कहीं ना कहीं से एल्कलीज को, यानी कि क्षारीय चीजों को अपने अंदर घोलने की कोशिश करेगा, और उसका सबसे सॉफ्ट टारगेट जो होगा वो होगा हमारे ज्वाइंट्स, क्योंकि ज्वाइंट्स में हड्डियों के हमारा रक्त सबसे नजदीक होता है। बाकी हमारी हड्डियां, अगर आप में से ऊपर वाले ने किसी को ऐसा दर्द बख्शा हो, कभी भगवान ना करे ऐसा हो कि किसी को अगर चोट लगती है और हड्डी निकल जाती है, तो आप देखते होंगे हड्डियां हमारी मांसपेशियों से गिरी हुई होती है, मांस चिपका हुआ होता है हड्डियों के साथ। लेकिन ज्वाइंट्स पे ऐसा नहीं होता है, ज्वाइंट्स में हड्डियां फ्री मूवमेंट करती है, तो वहां पे खून का जाना बहुत आसान होता है, तो खून वहां पे जाएगा, और वहां से ज्वाइंट्स में से जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं, जो कार्टिलेज बना हुआ है, उसमें से एल्कलीज को, उसमें से कैल्शियम को, फॉस्फोरस को, मिनरल्स को, मैग्नीज को, मैग्नीशियम को, जिंक को, इन मिनरल्स को लेना वो ज्वाइंट से शुरू कर देगा।
तो धीरे धीरे वो मिनरल्स जो है वो ब्लड में घुलते जाएंगे और हमारे ज्वाइंट्स की जो कार्टेज है वो पतली 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 और पतली होती चली जाएगी और धीरे धीरे हमारे ज्वाइंट्स में गैप आ जाएगा और उस गैप के कारण एक पर्टिकुलर एज में हमारे जो घुटने हैं टखने हैं वो कट कट की आवाज़ से भी बोलने लगते हैं। और आजकल तो स्पेयर पार्ट्स आ गए हैं, फिर ऑर्थोपेडिशियन बोलते हैं जी ऐसा है कि आप अपने घुटनों को चेंज करवा लीजिए, इसको स्टेनलेस स्टील के लगा देते हैं, अब हड्डियों में आपकी में दम बचा नहीं है इसलिए दूसरे लगा देते हैं, स्पेयर पार्ट डाल देते हैं। जैसे स्कूटर मोटरसाइकिल का कोई पार्ट खराब हो जाए तो उसमें दूसरा डालते हैं। आजकल डॉक्टर्स के पास हमारे पास स्पेयर पार्ट्स आ गए हैं तो हम लोग स्पेयर पार्ट डाल देते हैं। तो यहाँ तक की नौबत आती है। अब दूसरा तरीके की बात करें, अगर भैया ऑर्थोआर्थराइटिस ठीक है लेकिन कुछ चीजें बताई जाती हैं कि जेनेटिक है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वो एक ऑटो इम्यूनिटी से रिलेटेड चीज है। अब एफिशिएंसी है या डेफिशिएंसी, बैलेंस बॉडी का बनाना वो आदमी का परम कर्तव्य है। अगर वो बैलेंस नहीं बनाता, एसिडिक ज्यादा लेता है तब भी दिक्कत है, क्षारकीय ज्यादा लेता है तब भी प्रॉब्लम, तो वो बैलेंस बनना चाहिए। तो अपनी फूड हैबिट्स को अगर हम बैलेंस रखें, चीजों को सोच समझ कर अगर हम निर्णय लें और अपने परिवार में बगैर किसी लालच के सही चीजों का प्रयोग करें, थोड़ा सा अपने आप से सवाल करें, क्या मेरा परिवार सही चीजों को डिजर्व करता है या मैं कुछ भी जो कुछ ला के डाल दूं उसी से काम चल जाएगा। टाइम पास करने के लिए तो ठीक है, जॉइंट्स में पेन होगा तब भी टाइम तो पास हो ही जाएगा, लेकिन अगर मेरे परिवार को सही न्यूट्रिशन की आवश्यकता है तो सही चीजों को ही घर में लाना बनता है। तो सही चीजें इस्तेमाल करें, रिफाइंड ऑयल को, सफेद रंग की चीजों को जितना हो सके उतना कम से कम प्रयोग करें, अच्छा कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन ऑयल इस्तेमाल करें, बिना फ्लोराइड का टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। और ये सारी चीजें आपको उपलब्ध करवाने में आपको पता है आपका प्लेटफॉर्म सीजे स्टोर अग्रणी है, ना केवल हिंदुस्तान में, वैश्विक रूप से हम लोग जो है वो अग्रणी है इन चीजों को। और दुनिया के हर कोने में आज चर्चा है आपके प्रोडक्ट्स की, इनकी क्वालिटी की, इनके रिजल्ट्स की। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने प्रोडक्ट्स यूज किया होगा तो आपको भी पता है ये कितना रिजल्ट देता है। तो इन चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो हम अपने परिवार से हमेशा के लिए ज्वाइंट्स पेन को खत्म कर सकते हैं। रोकने का तो उपाय है, एक अंग्रेजी में कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपको बीमारी है ही नहीं तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती, लेकिन अगर आपने उस बीमारी को पाल ही लिया है, पहले से ही आपकी एसिडिटी भी कंट्रोल में नहीं है, आपका खाना पीना भी कंट्रोल में नहीं है, तो आप उसको अभी कंट्रोल कर सकते हैं। और उस गैप को भरने के लिए हमारे पास बहुत शानदार वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के मिनरल कॉम्प्लेक्सेस हैं, जैसे हमारा कैल्शियम कैल्सीनेक्स है, उसमें आपको कैल्शियम मैग्नीशियम मैग्नीज जिंक विटामिन D3 K2 7 ये सारी चीजें मिलेंगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया में 92% से ज्यादा लोग विटामिन डी डेफिशिएंट है, तो विटामिन डी जो है वो आज से ही अपने घर में बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको विटामिन डी देना जरूर शुरू कर दें। वो हर रोज ना दें तो एक दिन छोड़ के एक दिन, वो भी पॉसिबल नहीं है तो हफ्ते में 2 दिन विटामिन डी की 20 बूंदे जो है वो हर घर के एक सदस्य को जरूर ले लेने चाहिए, ताकि हमारे खाने में जो कैल्शियम और जो मिनरल्स हैं उनको हमारी बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट कर सके, अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके और ज्वाइंट्स और बोन्स के हेल्दी करने में वो मदद कर सके। तो विटामिन डी और मिनरल्स ये चीज मुख्य तौर पर है आपकी बोन्स और आपके ज्वाइंट्स हेल्थ के लिए। अब जिनको ज्वाइंट पेन हो चुका है तो एंटासिड का प्रयोग कर सकते हैं, आपके पास हर्बल एंटासिड एसिड प्रूफ के रूप में अवेलेबल है। जिनको डाइजेशन में टेंशन है, भारी खाना खा लेते हैं, पचता ठीक नहीं है, उनको भी जोड़ों की समस्या जल्दी आती है, तो उसके लिए आप लिवर टॉनिक यूज कर सकते हैं। आप 60% से ज्यादा लोगों का ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लिवर है, तो लिवर टॉनिक अगर आप 2-2 चम्मच लिविनेक्स को सुबह शाम इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके खाने को आराम से पचा सकता है और आपकी एसिडिटी को कंट्रोल कर सकता है। तो आगे आने वाले समय में जो आपके कार्टिलेज को ब्रेक होने में रोकने में मदद कर सकता है। और अगर वो ज्वाइंट पेन फिर भी है तो नेचुरल ग्लूकोजमाइन से युक्त हमारे कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स जैसे ऑर्थोल्यूब, और ज्यादा पेन है तो टेम्परेरी लोकल जो है वो एप्लीकेशन के लिए आप रोल ऑन, ये प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों में से जिनको एसिडिटी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी से भी एसिडिटी का प्रसार बॉडी में होता है, ऐसा आमतौर पर देखा गया है। और वीन्स, अगर आपकी नसें पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है और बॉडी के हर पार्ट में ब्लड नहीं जाता है तो वो भी कई बार जो है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का किसी बॉडी ऑर्गन में रीजन बनता है। तो आप ओमेगा 3 जो आमतौर पर आपको सॉफ्ट जेल के रूप में मिलता है वो हमारे यहाँ शुद्ध अलसी के तेल से बना
फ्लैक्सीड ऑयल से बना हुआ 100% 1000 mg में अच्छी स्ट्रेंथ के ओमेगा 3 कैप्सूल्स आपके पास अवेलेबल है। तो जिन लोगों के घरों में जोड़ों से रिलेटेड परेशानियां हैं वो अपना ओमेगा 3 कैप्सूल्स, ऑर्थोलिव सिरप, लिवनेक्स, कैल्शियम और रोलोन ये चीजें अच्छे तौर से प्रयोग कर सकते हैं। आगे परिवार में समस्या ना हो तो फ्लोराइड से रहित टूथपेस्ट, मैं ये तो आपको कहने का हक रखता हूँ, कोई सीजे स्टोर में अवेलेबल है, लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छा नहीं लगता सीजे स्टोर का टूथपेस्ट तो आप कम से कम बाजार से भी बिना फ्लोराइड का टूथपेस्ट इस्तेमाल करें और मिनरल कॉम्प्लेक्स विटामिन D3 जो आपको अच्छा लगे वो लेते रहें। तो आपको आने वाले समय में ज्वाइंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप फ्री मूव कर पाएंगे। 60 की उम्र में भी भागते दौड़ते रहेंगे, 80 की उम्र में भी भागते दौड़ते रहेंगे और ये मानते हैं कि स्वर्ग नसीब होता है जो आदमी चलते फिरते गुजर जाएंगे। बेड पे लेट के भुगत के तो बहुत सारी दुनिया को प्रॉब्लम होती है, अपनों को और अपने घर वालों को भी ज्यादा प्रॉब्लम देता आदमी, लेकिन बोलते हैं कि भाग्यवान आदमी ताकि चलते फिरते प्राण त्याग दिए। तो मैं उम्मीद करूंगा आपके आज के सेशन में आप में से कुछ दोस्त जरूर इस पर अमल करेंगे, फूड हैबिट्स में चेंज करेंगे और अपने जोड़ों को अपने बॉडी को स्वस्थ रखेंगे। तो शुभकामनाओं के साथ बहुत जल्दी हम एक डोमेस्टिक टीम के साथ मिलने वाले हैं। तो वेस्ट बंगाल के शानदार बीच सिटी दीघा पर आपके स्वागत में हम लोग रहेंगे। 18-19-20 को एंजॉय करते हैं। तब तक के लिए आप दोस्तों को नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। पंकज जी प्लीज। ओके, थैंक यू सर। आज आप बहुत कीमती वक्त सर हमें दिए और हम सभी लोगों को स्वस्थ रहने के लिए बहुत सुंदर टिप्स सर आपने बताया और मैं